सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस नई वीडियो में। और खासकर ये वीडियो डिजाइन किया जा रहा है जो लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थी है और ऐसे विद्यार्थी जो लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने किसी डिप्लोमा में एडमिशन ले रखा है, किसी सर्टिफिकेट में एडमिशन ले रखा है या बीलिप या एमलिप में एडमिशन ले रखा है, ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, वो उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि जिस विषय के लिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, सर्टिफिकेट कर रहे हैं, उस विषय में आपका फ्यूचर कैसा होगा। यकीनन अगर आपने डिग्री डिप्लोमा किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लिया है या आप वो कोर्स कर चुके हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपने ये सोच के किया होगा कि हम इसमें जॉब लगेंगे और अपना एक ब्राइट फ्यूचर हम इसमें देखते हैं। लेकिन वो फ्यूचर ब्राइट तब होगा जब एक सही प्रॉपर नंबर ऑफ वैकेंसीज आपके सामने होगी। वो ब्राइट फ्यूचर तब होगा जब आपके पास एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिक्रूटमेंट होगा। वो ब्राइट फ्यूचर तब होगा जब आप किसी पोस्ट पे लगेंगे और आपको आगे बढ़ने के मौके बार बार मिलेंगे। वो ब्राइट फ्यूचर तब होगा। इन सभी बिंदुओं की चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं। वर्तमान में अभी दो रिक्रूटमेंट हम राजस्थान गवर्नमेंट की अगर बात करें तो दो रिक्रूटमेंट हम देखते हैं। एक रिक्रूटमेंट है जिसे हम कहते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन, ठीक है। और इसकी जो पोस्ट आई हुई है वो 300 पोस्ट है अभी। इसके बाद में जो दूसरी भर्ती है इसे हम कहते हैं आरएसएसबी बोर्ड जो है, इसकी ग्रेड 3 की रिक्रूटमेंट, ग्रेड 3 की जो रिक्रूटमेंट है। और इसमें आप सब ने सुना होगा और सभी के बीच में ये डिस्कशन चल रहा है कि इसमें 500 पदों की जो भर्ती है वो आएगी। अभ्यर्थना जो है वो बोर्ड में पहुंच चुकी है। इन दोनों ही बातों में एक छोटा सा विचार करिए। अगर यहां पर शिक्षक की भर्ती आती तो क्या वो 200-300 पदों की होती? अगर शिक्षक की भर्ती आती है तो उनका नंबर होता है 15,000, 20,000, 25,000, 50,000। ये शिक्षक की भर्तियों का नंबर होता है। अब शिक्षक की भर्तियों का जब नंबर होता है तो कैसे डिसाइड किया गया कि 50,000 ही होगा, 25,000 ही होगा? और ये फिर इतना बड़ा नंबर क्यों? और हमारे जो लाइब्रेरी साइंस है इसमें इतना छोटा नंबर क्यों? अगर दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस है तो वो एक शब्द का डिफरेंस है और उस शब्द का नाम है स्टाफिंग पैटर्न। हम जब इस फील्ड में करियर बिल्डअप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है समझनी, और उसमें से एक नाम हमारे सामने आता है स्टाफिंग पैटर्न। सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जब इस रोड पे चलना शुरू ही कर रहे हैं तो इस रोड के बारे में, इस रोड मैप के बारे में थोड़ी सी जानकारी एकत्रित कर ली जाए। स्टाफिंग पैटर्न क्या होगा? स्टाफिंग पैटर्न का मतलब है नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कितने वर्कर होंगे। और ये वर्कर जो है ये टीचर हो सकते हैं, ये वर्कर जो है वो पीटीआई हो सकते हैं, ये जो वर्कर है वो लाइब्रेरियन हो सकते हैं। इसका मतलब हम ये कहते हैं कि जस्ट लाइक अगर टीचर की एक बेसिक बात की जाए, मैं अभी कोई रूल की बात नहीं करूंगा, पहले बेसिक बातों से आपको समझाऊंगा और फिर रूल्स पे लेके चलूंगा। अगर हम टीचर की बेसिक बात करें तो हम कहते हैं अगर किसी विद्यालय में 20 बच्चे भी है तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां 3-3, 4-4 टीचर काम कर रहे हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहां पर सिर्फ 5 बच्चों के एडमिशन है और स्टिल वहां पर 3 टीचर लगे हुए हैं। तो आप एक विचार करिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 5 बच्चे होने के बावजूद 3 से 4 टीचर काम कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण है यहां पर 5 बच्चों के बीच में भी 3-4 टीचर काम करने का, वो कारण है ये शब्द। शब्द कौन सा शब्द है? स्टाफिंग पैटर्न। ये शब्द है जिसकी वजह से 3, 4, 5 बच्चे होने के बाद भी वहां पर 3-4 शिक्षक काम कर रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है कि इतने विद्यार्थी होने पर उस स्कूल में इतने शिक्षक लगाए जाएंगे।
लेकिन ये बेईमानी, और या फिर ये कहूं कि ये जो बुरा होना है वो सिर्फ लाइब्रेरियन के साथ होना है। अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई के लिए भी उन्होंने क्राइटेरिया बना दिया, और पीटीआई के लिए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी स्कूल में 105 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या है तो ऐसे सभी स्कूलों में पीटीआई जो है वो लगाए जाएंगे। और ये हमने देखा भी है, पीछे अभी जो पीटीआई की भर्ती आई थी वो एक बड़ा नंबर था, 5000 के लगभग पीटीआई की भर्ती आई थी। लेकिन हमने कभी 5000 तो छोड़िए, 3000 तो छोड़िए, 2000 तो छोड़िए, 1000 भर्ती जो है वो हमने कभी लाइब्रेरियन में नहीं सुनी। हमने क्यों नहीं सुनी? उसका कारण, महत्वपूर्ण कारण है, वो है कि स्टाफिंग पैटर्न हमारे लाइब्रेरी साइंस में अभी भी अप्लाई नहीं हुआ है। शायद आप पहले बिंदु से यह समझ चुके होंगे स्टाफिंग पैटर्न क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे जैसे हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, हमें क्या फायदा होगा, इन सभी बिंदुओं की एक एक करके मैं चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो मैं हमारे लिए बना रहा हूं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यहां पर मुझे अपने इंस्टीट्यूट को इंडिकेट करना या मुझे कोर्स को इंडिकेट करना, ये उद्देश्य नहीं है। यहां पर उद्देश्य है कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करियर कैसे तलाशेंगे, इस सब्जेक्ट को हम आगे कैसे लेके जाएंगे। इस सब्जेक्ट में जब हमने एडमिशन ले ही रखा है तो हमारे जॉब लगने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी है, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा पहला प्रश्न जानने के बाद यह आता है कि सर आप बोल रहे थे कि पीटीआई में जो है वो स्टाफिंग पैटर्न लागू है। मैंने आपके सामने लिखा है शारीरिक शिक्षक का स्टाफिंग पैटर्न क्या है, ये बच्चे के दिमाग में आएगा। ये मैंने आपके सामने स्लाइड डाला है। वर्ष 2016-17 में पदों के निर्धारण से पूर्व प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में पृथक से शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत न करके अध्याय ग्रेड सेकंड के स्वीकृत पद पर ही शारीरिक शिक्षक का पद स्थापन किया जाता है, जिसके कारण शारीरिक शिक्षकों आवश्यकता के आधार पर नहीं हो पाता। इसका मतलब पहले टीचर वाली पोस्ट ही जो पीटीआई है उसको दे दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कब से नहीं होगा? 16-17 के बाद से। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के कार्य हेतु अध्यापक ग्रेड 3 के पद के स्थान पर शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के पद का आवंटन निम्न अनुसार किया जाता है। ठीक है, और ये जो रूल है इसमें सबसे काम की बात है ये 3rd नंबर पॉइंट। इस 3rd नंबर पॉइंट को पढ़िए। 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक शारीरिक शिक्षक ग्रेड सेकंड का पद आवंटन किया जाएगा। ठीक है, ये तो किसके लिए भाई? 105 से अधिक जो विद्यालय, ऐसे विद्यालय जिनमें नंबर 105 से अधिक है, उनमें किसका पद? उसमें जो पीटीआई है ग्रेड सेकंड का पद दिया जाएगा। और अगर कोई भी यहां पर देखिए पश्चात शेष आवश्यक शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 का आवंटन ग्रेड 3 के कुल स्वीकृत पदों में से किया जाएगा। ठीक है, और इन पदों का आवंटन सर्वप्रथम शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के कुल स्वीकृत पदों में से किया जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप बहुत छोटी सी बात को समझे, और छोटी सी बात क्या समझे कि अगर कहीं पर 105 से अधिक है तो वहां पर पीटीआई ग्रेड सेकंड का पद होगा। 105 से संख्या अगर प्लस चली गई तो पीटीआई ग्रेड सेकंड का पद आ जाएगा। 105 से कम है तो वहां पर पीटीआई ग्रेड 3 का जो पद है वो सृजित किया जाएगा। अब आप सोचिए कि एक चीज तो फिक्स हो गई कि पीटीआई ग्रेड 3 की पोस्ट तो ऑलमोस्ट हर विद्यालय में होनी है। ठीक है, और जब ये फिक्स हो गया, इसका मतलब हर विद्यालय का मतलब लगभग 17,000 विद्यालय हैं, और 17,000 विद्यालयों में जो पीटीआई है उसके रिक्रूटमेंट्स आने हैं। बहुत सारे में पहले से लगे हुए हैं, और अभी अभी हमने कुछ समय पहले 5000 के नियर लगभग हमने रिक्रूटमेंट देखा है। और ये क्यों हो पाया है? तो ये रहा वो शब्द जिसकी वजह से ये हो पाया है, दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग पैटर्न। और यही चीज अगर लाइब्रेरी साइंस में हो जाए तो आप सोचिए कि कितना बड़ा नंबर आएगा, भर्ती का कितना बड़ा नंबर होगा।
कितनी बड़ी वैकेंसी जो है वो आपके सामने होगी। इसी शब्द में जब आगे बढ़ते हैं तो लाइब्रेरी में स्टाफिंग पैटर्न लागू होने पर क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। और ये देखिए एक 27 जुलाई की एक न्यूज है जो मैंने कलेक्ट की है, और इसमें यहां पर तो ब्यौरा है जो प्रदेशों में स्कूल है उनमें कितने पद स्वीकृत है, कितने खाली हैं। और अभी अभी मैंने बताया था 3rd ग्रेड के 3000 पद। अब सोचिए आप, 17,000 स्कूलें हैं और पद सिर्फ 3000। अगर एक एक स्कूल में एक एक पद या 50% भी अगर हो तो भी आप सोचिए 8,500 पद बनते हैं। अगर 50% भी अगर पद स्वीकृत होते हैं तो 8,500 पद बनते हैं, और अभी तो भरे में सिर्फ 2000 है, 1000 ऐसे ही वैकेंट है। तो अगर आप 2000 निकाल देंगे तो भी 6,500-7,000 पदों की भर्ती जो है वो अलग से होनी है। अब देखिए 3rd ग्रेड के स्वीकृत पद 3000 है, 2013 जो है उसमें कार्यरत है और रिक्त है 1004। 1000 तो ऑलरेडी रिक्त चल रहे हैं, लेकिन भर्ती कितनी निकाली गई है, 500 की। और अगर इसमें स्टाफिंग पैटर्न लागू होता तो ये भर्ती 5,500-6,000 पदों की होती। ठीक है, इधर देखते हैं, देखिए साथ ही प्रदेश के 17,277 स्कूलों में से 2318 में ही पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत है। 14,959 स्कूलों में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद ही सृजित नहीं किया गया है। कारण क्या है, कारण है स्टाफिंग पैटर्न लागू ही नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पद जो है वो सृजित नहीं किया गया। तो अगर सृजित हो गया, ये जो प्रश्न लिखा है कि लाइब्रेरी में स्टाफिंग पैटर्न लागू होने पर क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या है, अगर लाइब्रेरी में स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो कम से कम 6,000 प्लस की जो भर्ती है वो हमारे सामने होगी। ये एक न्यूनतम नंबर मैं आपको बता रहा हूं, 6,000 प्लस पदों की जो भर्ती है वो हमारे सामने होगी। और जो बच्चे अभी 500 में ये आस लगाकर बैठे हैं कि मेरा सिलेक्शन 99% है, मेरा सिलेक्शन 80% है, मेरा सिलेक्शन 50% है, उन सभी का सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा अगर वो इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए सर, हमें ये समझ में आ गया स्टाफिंग पैटर्न क्या है। हमें अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू होगा तो लाइब्रेरी में क्या होगा, ये भी हमें समझ में आ गया। कुछ ऐसे ही और प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको समझना जरूरी है। अगर स्टाफिंग पैटर्न लागू करवाने के लिए हमें क्या करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये वीडियो जब तक पूरा होगा तब तक आप पूरे एक सिस्टम को समझ जाएंगे कि आखिरकार क्या, कैसे, किस तरह से हमें क्या फायदा, इन सभी बिंदुओं पे चर्चा में करने वाला। स्टाफिंग पैटर्न लागू करवाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो संपूर्ण राजस्थान के जो विद्यार्थी है, ठीक है, और संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों को विद्यार्थियों के द्वारा ही जोड़ा जा रहा है। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें किसी कोचिंग का, किसी इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इसमें संपूर्ण जो राजस्थान है उसके विद्यार्थियों को जोड़ा जा रहा है, और संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए एक विद्यार्थियों के द्वारा ही एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। और आपको क्या करना है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहला काम जो है वो ये करना है, सबसे पहले आप उसको ज्वाइन करिए। सर अगर हम ज्वाइन नहीं करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो वो आपकी चॉइस है। ज्वाइन करने के पीछे उद्देश्य इतना सा है कि जब हम एक काम करते हैं तो उसकी योजना बनानी होती है कि उस काम को कैसे किया जाएगा, उसकी योजनाबद्ध तरीके से उस काम को पूरा करना होता है। तो जितनी भी योजनाएं हैं वो इस ग्रुप में, इस ग्रुप के माध्यम से शेयर की जाएगी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पहला कार्य आपको करना है, इस ग्रुप से जुड़ना है। उसके बाद इस ग्रुप का नाम आप चाहे तो डायरेक्टली सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। इस ग्रुप का नाम है लाइब्रेरियन स्टाफिंग पैटर्न। आप खुद, ओपन ग्रुप है, आप खुद सर्च करके भी इससे जुड़ सकते हैं, लाइब्रेरियन स्टाफिंग पैटर्न, ठीक है, ये ग्रुप का नाम है। बहुत सारे विद्यार्थी ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी इंस्टीट्यूट ऑनर जो है
उसका इसमें रोल नहीं है। ये बच्चों ने ही ग्रुप बनाया, बच्चों ने ही मुझे बताया है कि सर हमने ऐसा ग्रुप बनाया है और मैं उनके साथ खड़ा हूं, और इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैं भी इस विषय से जुड़ा हुआ हूं। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, इस ग्रुप में जो आपको गाइडलाइन दी जा रही है, जो इस ग्रुप में आपको गाइडलाइन दी जा रही है, आपको उस गाइडलाइन को क्या करना है, फॉलो करना है। अब गाइडलाइन क्या दी जाएगी, दो चीजें समझ लीजिए आप। गाइडलाइन किस तरह की होगी, गाइडलाइन होगी कि भाई हमने आज किसी पर्टिकुलर टाइम पर, शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, सुबह, दिन में, कभी भी, उन्होंने एक गाइडलाइन डाली कि आज 8 बजे जो है हम ट्विटर पर एक कैंपेन चलाएंगे। ठीक है, और आपको सबको उसमें सपोर्ट करना है। मुझे लगता है हम पूरे दिन जबरदस्त भरपूर टाइम जो है वो मोबाइल के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्ट वेस्ट करने वाला मुद्दा बिल्कुल नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि चाहे आप इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, उसमें से अगर आप 1 मिनट निकाल लेंगे और उस कैंपेन को पार्टिसिपेट कर लेंगे, जो उनका एफर्ट है, बच्चों का जो एफर्ट है, जब आप उसको पार्टिसिपेट कर लेंगे, वो आपका 1 मिनट, आप सभी का 1 मिनट, ऐसे जब 10,000 बच्चे 1-1 मिनट निकालेंगे तो वो बहुत बड़ी चीज होगी और वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि कैसे इस स्टाफिंग पैटर्न को हमारे इस भर्ती में लागू करवाया जाए, आने वाली भर्तियों में लागू करवाया जाए। तो पहली चीज तो फॉलो करने के लिए, एक तो जितने भी ट्विटर कंपेनियन है उसमें आपको क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है। दूसरी चीज, फिजिकली ऐसा होता है कि आप पूरे के पूरे दिन में स्टडी में लगे रहते हैं, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ठीक है, डेडिकेटली लगे रहते हैं, लेकिन उसमें से आपको सिर्फ एक बार किसी भी दिन आप चुनिए, आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कभी भी चुनिए, एक दिन आप सेलेक्ट करिए और आप 2 लोगों के पास, एक तो आपके जिस भी आप जगह पर रह रहे हैं वहां के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफिसर जो भी है, एसडीएम है, एडीएम है, जो भी है, आप उनके पास, आपके इस ग्रुप में एक लेटर रखा हुआ है, उस लेटर की कॉपी लीजिए, अपना नाम मेंशन कीजिए वहां पर। ठीक है, और लेटर आपको इंडिविजुअल देना है, खुद को देना है। ठीक है, आप 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे हैं, वो लेटर आप उनको दे दीजिए। अगर आप वहां देना नहीं चाहते हैं, आपको लगता है कि सर एसडीएम है या एडीएम के हम ऑफिस जाएंगे और वहां हमारे साथ सही से व्यवहार नहीं होगा, पहली बात तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से वहां जाके दे सकते हैं। अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हैं तो आपको क्या करना है, जो आपके क्षेत्र के एमएलए हैं आप उनको सेलेक्ट करिए, एमएलए के वहां पर जाइए और जो अपना लेटर है, जो अपना मांग पत्र है, वो उनको आप सौंपिए और वहां पर आप एक फोटो क्लिक करवाइए। और फोटो क्लिक करवाने का पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपने ये काम कर दिया, आपने एफर्ट कंप्लीट कर दिया। और जब आप मेरा वीडियो देखकर ये सोच रहे होंगे कि मैं तो क्यों ही करूं, मेरे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई तो कर ही देगा, कोई नहीं करेगा। हर बंदा जब आपकी तरह सोच रहा होगा तो कोई नहीं करने वाला होगा। जब कोई काम और बड़ा काम जब करना होता है तो उसमें सभी का एफर्ट लगाना चाहिए, सभी के प्रयासों से वो काम पूरा होगा। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी तरफ से ये वाला काम करना है और 100% करना है, क्योंकि सिर्फ एक दिन निकालना है, आज कल परसों आप कभी भी निकालिए, एक दिन निकाल के आपको फोटो क्लिक करवाना है। ठीक है, और आपको उसी ग्रुप में उसके जो बच्चे हैं, जो उस ग्रुप के एडमिन है, स्टूडेंट्स है, उनको आपको शेयर करना है। ठीक है, ये जो आपको 2 गाइडलाइंस जो दी जा रही, एक तो उनको फॉलो करना है, एक ट्विटर कंपेनियन लेटर वाला मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। ये सारे फॉर्मेट आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला बिंदु जो आता है हमारे पास। ठीक है, अगला बिंदु आता है हमें प्रयास क्यों करना है। ये बड़ा, हर बच्चे को जब वो वीडियो देख रहा होता है तो उसको लगता है कि मैं क्यों ही करूं। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं ही क्यों करूं, तो आप अपने आप से एक छोटी सी प्रश्न की श्रृंखला है, वो आपसे अपने आप से पूछिए। आप सबसे पहले अपने आप से ये पूछिए, जॉब किसे चाहिए, जॉब किसे चाहिए। सबसे पहला प्रश्न ये पूछिए आप, जॉब किसे चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि मैं क्यों करूं ऐसा, या हमें प्रयास क्यों करना है, तो आप ये सोचिए कि जॉब किसे चाहिए।
ठीक है, अगर आएगी भर्ती तो सभी के लिए आएगी सर, उसमें प्रयास करने वाला और नहीं करने वाला उसमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो वो स्टाफिंग पैटर्न कभी लागू नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो 5-6 हजार पदों की भर्ती आपको लाइब्रेरियन की कभी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है सर, हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने प्रयास किया लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो आपने क्या उनको नहीं देखा जिन्होंने प्रयास किया और उन्हें सफलता मिली? आज राजस्थान में 10,000 प्लस पोस्टों का कंप्यूटर अनुदेशक विज्ञप्ति आना, उसके लिए देखिए लोगों ने कितने प्रयास किए। अदरवाइज कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जहां पर इतनी बड़ी कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जो है वो हुई हो। तो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती का जो पूरा श्रेय जाता है वो विद्यार्थियों के संघर्ष को जाता है। उन्होंने संघर्ष किया इसलिए इतनी बड़ी भर्ती आई, अदरवाइज कभी इतनी बड़ी भर्ती आती ही नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि 40% का क्राइटेरिया रखा गया और 2000 पोस्टें खाली रह गई। तो यकीन मानिए जब 6000-7000 पदों की भर्ती इसमें लाइब्रेरी साइंस में आएगी तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। अगर आप इस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। तो जब आप ये कहते हैं कि हमें प्रयास क्यों करना चाहिए, तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि जॉब किसे चाहिए। ठीक है, हमें प्रयास क्यों करना चाहिए? इसका सबसे बड़ा आंसर है आगे हमें बढ़ना है। आगे हमें बढ़ना है इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। जॉब किसे चाहिए? जॉब हमें चाहिए। आगे किसे बढ़ना? आगे हमें बढ़ना है इसलिए हमें क्या करना है? ये प्रयास करना है। सर तीसरा बड़ा कारण क्या है? तीसरा बड़ा कारण है अगर हमने प्रयास नहीं किया, अगर हमने प्रयास नहीं किया तो आने वाले जितने भी इस फील्ड के स्टूडेंट्स हैं वो एक बात जरूर बोलेंगे कि पीटीआई वालों ने करवा लिया, कंप्यूटर वालों ने करवा लिया, लेकिन लाइब्रेरी साइंस के विद्यार्थियों में दम नहीं था सर। दम नहीं था इसलिए वो नहीं करवा पाए। अदरवाइज अगर वो उस समय एफर्ट डालते, अगर वो प्रयास करते तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे से स्टाफिंग पैटर्न लागू करवा के आज 7-8 हजार पदों की भर्ती होती। और ये 3rd ग्रेड के लिए नहीं है, ये 2nd ग्रेड में भी और ये 1st ग्रेड में भी ये चीज आपके काम आने वाली है। तो आपका जो फ्यूचर है, फ्यूचर में जब आप इन चीजों के बारे में सोच रहे होंगे कि मैंने प्रयास क्यों नहीं किया, अगर मैं प्रयास करता तो शायद आज मैं भी लाइब्रेरियन होता, शायद 500 की भर्ती में मैं नहीं लग पाऊं, लेकिन अगर 5000 की भर्ती होगी तो मेरे सिलेक्शन होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, और मैं शायद बहुत जल्दी सिलेक्शन ले लूं। तो ये आपके फ्यूचर और पास्ट दोनों को डेकोर करने के लिए आप जो है ये प्रयास करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट बिंदु हमारे पास आता है कि मुझे क्या फायदा होगा। हर बच्चे के दिमाग में जब वो वीडियो देखता है और इस तरह की जब कंसल्टेशन डिस्कशन चल रही होती है तो उसके मन में ऐसे विचार चलते हैं कि कोचिंग वाला वीडियो इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको कोर्स सेल करना है। यकीन मानिए ये एक स्वाभाविक सी बात है। अगर कोई इंस्टीट्यूट वीडियो बना रहा है उसका मुद्दा कोर्स बेचना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो सही लगता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन को अपना एस्टेब्लिशमेंट तो करना ही है। आप अगर इस प्रयास में सहायता कर रहे हैं तो ये सोचिए क्या हमें हमारा करियर सेटअप नहीं करना? आप इस पर विचार क्यों करते हैं कि किसको क्या करना है? आप इस पर विचार करिए कि हमें क्या मिलेगा। जब आप ये विचार करते हैं हमें क्या मिलेगा, आप ये चिंता मत करिए किसी और को क्या मिलेगा। आप ये विचार मत करिए कि वीडियो बनाने वाले को क्या मिल रहा है। आप ये विचार मत करिए कि वो जो प्रदेशाध्यक्ष जी है जो हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं उनको क्या मिलेगा। हमें इस पर विचार करना है कि हमें स्वयं को क्या मिलेगा। सबसे बड़ी जो चीज है वो हमें सबसे पहले जो हमें यहां से फायदा होगा वो होगा जॉब मिलेगी हमें। ठीक है, हम जो गवर्नमेंट जॉब का एक सपना देख रहे हैं वो हमें मिलेगा। ठीक है, जॉब मिलेगी और साथ में आगे बढ़ने का रास्ता, आगे बढ़ने का रास्ता हमें मिलेगा। ये आगे बढ़ने का रास्ता मैंने क्यों बोला है? आगे बढ़ने का रास्ता का मतलब ये है जब आप 3rd ग्रेड लगेंगे, अगर पदों की संख्या अच्छी होगी तो आपको 2nd ग्रेड बनने का मौका मिलेगा, आपको 1st ग्रेड बनने का मौका मिलेगा, तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। अगर आप प्रयास करेंगे
अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके मन में एक बात हमेशा रहेगी, जीवन भर रहेगी, कि हमने प्रयास किया और हम उस प्रयास में क्या हुए, सफल हुए, और हम प्रयास में सफल हुए इसलिए आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है। अगर हम प्रयास करते ही नहीं, सफल होते ही नहीं, तो आज हम गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते। तो एक मन में बहुत बड़ी शांति हमेशा रहेगी कि हमने प्रयास किया, हम सफल हुए, स्टाफिंग पैटर्न लागू हुआ, इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट आई, और हमारा जो प्रयास है वो सफलता के साथ हमने अपने जीवन को भी सफल बनाया। ऐसे और बहुत सारे कारण हैं। ऐसे ही कुछ और प्रश्न जो बच्चों के मन में चल रहे हैं, सर आप क्यों सपोर्ट करोगे हमारे लिए। देखिए, ये प्रश्न वैसे बहुत कठिन है। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं और मेरे जैसे बहुत सारे और मेरे शिक्षक जो भाई बहन है जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, शायद वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, कुछ नहीं होंगे जो आगे बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे सभी जो टीम मेंबर्स है जो काम कर रहे हैं, एक बात आप हमेशा याद रखिए, जब आप किसी का भी वीडियो इस पर्पस से देख रहे हैं कि उसका इंटेंशन जो है वो उसके पीछे अलग है, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप रियल इंटेंशन कभी नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, मेरे इससे क्या फायदा होगा, मेरे इससे क्या नुकसान होगा, मुझे अभी बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि मैं सही कर रहा हूं, ठीक है। मैं एक बात जानता हूं कि जिन बच्चों ने हमें इतना बड़ा बनाया है, हम उन बच्चों के लिए अगर प्रयास करें तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें उनके लिए प्रयास करना ही चाहिए। अगर आप मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप क्या सपोर्ट करेंगे हमारे लिए, तो बेटा ऐसा तो संभव नहीं है कि मैं किसी ग्राउंड में उतरकर, ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा भी मैं जरूर करूंगा। अगर आप किसी दिन मुझे ग्राउंड में बुलाएंगे तो मैं ग्राउंड में भी आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगा, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो एक सीमा रखी गई है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, उस सीमा से शायद बाहर नहीं जा पाऊं, ठीक है। तो पहला बिंदु यह है कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायर्ड होगी, अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट की नीड होगी, तो मैं हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो पहले भी बच्चे जानते हैं इस बात को, फाइनेंशियल सपोर्ट की जब भी आपको रिक्वायर्ड होगी मैं अवेलेबल हूं, मैं खड़ा हूं आपके साथ। अगर किसी दिन आप मुझे ग्राउंड में बुलाएंगे, ठीक है, तो शायद मैं ग्राउंड में आपके साथ अवेलेबल रहूंगा, ठीक है। आप कभी भी मुझे बुलाइएगा, ठीक है, मैं हमेशा ग्राउंड में आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। और जो तीसरी चीज मेरे स्वयं के पास है, मैं एज ए टीचर एक अनाउंसमेंट कर सकता हूं। ऐसे सारे बच्चे जिन्होंने प्रयास किया है, उन प्रयास वाले बच्चों को मैं हमेशा याद रखूंगा, जीवन भर याद रखूंगा। और जितने मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी मेरे कोर्सेज होते हैं, उन सभी कोर्सेज में ऐसे बच्चों को जिन्होंने प्रयास किया है, एक छोटा सा भी प्रयास किया है, आगे अभी कभी फ्यूचर में कभी भी, ठीक है, उनको डायरेक्टली मेरे कोर्सेज पे 50% लेस हो जाएगा, और वो सिर्फ उनके प्रयास की वजह से लेस होगा, ठीक है। ये थर्ड में खुद के प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, और ये दो चीजें जिनके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं। फाइनेंशियल लेवल पर अगर सपोर्ट की रिक्वायर्ड होगी तो मैं सारे टीचर्स को भी बोलना चाहूंगा, मैं टीचर बनाने वाले ये बच्चे हैं, और इन बच्चों के लिए अगर आपको काम करना पड़े तो आप हमेशा खड़े रहिएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट की अगर रिक्वायर्ड है तो मैं करूंगा, ठीक है। अगर ग्राउंड सपोर्ट की जरूरत होगी तो मैं ग्राउंड में भी आऊंगा, ठीक है, बिल्कुल हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो जो बच्चे ये जानना चाह रहे थे कि सर आप सपोर्ट करेंगे हमारे लिए, क्या सपोर्ट करेंगे, तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि मैं क्या सपोर्ट करूंगा। और एक लास्ट महत्वपूर्ण बिंदु आता है, बच्चों ने जब ये ग्रुप बनाया था तो बच्चों ने एक लाइन बोली थी मुझे कि सर हम 400, 500, 700 बच्चे मिलके ये इतनी बड़ी जंग जो है, स्टाफिंग पैटर्न की जंग है, ये नहीं जीत सकते। सर हमें इस जंग को जीतने के लिए एक कारवा चाहिए, हमें 40-50 हजार बच्चों की रिक्वायर्ड है सर। जब 40-50 हजार बच्चे मिलकर इस पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम ये जंग जीतेंगे। और ये लाइन यहाँ से, संगठन में शक्ति कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, ये आपने सभी ने पढ़ी है। जब एक संगठन बहुत बड़ा होगा, स्ट्रोंग होगा, तो ये जिस ग्रुप की बात मैंने कहा था कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं, आप इस ग्रुप से जुड़िए और पूरे राजस्थान के हर एक बच्चे को इसके साथ जोड़िए। और जब आप ऐसा करेंगे, इस ग्रुप के साथ बच्चों को जोड़ेंगे, तो एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है, ठीक है, ये ग्रुप आपको आपके सपनों को साकार करने तक आपको लेके जाएगा।
ठीक है। तो शायद जहां तक मुझे जितनी बातें आपके साथ करनी थी, ठीक है, और अगर आप मिलकर, हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली हम इस सफलता को पालेंगे। और बाकी जितनी बातें हैं वो आप में ग्रुप के जो बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, ठीक है, जो भी हमारे साथी है, जो भी मेरे से सीनियर लोग हैं, ठीक है, जो भी प्रदेशाध्यक्ष वगैरह है, ठीक है, वो आपको गाइड करते रहेंगे कि किस तरह से आपको क्या क्या करना है। डेली बेसिस पे उनके गाइडलाइंस आपको मिलते रहेंगे, आप उनके गाइडलाइंस को फॉलो करिए, उनको समझिए और उनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें इस पूरे जो हमारा प्लान है, इस पूरे प्लान को हमें सक्सेसफुल बनाना है। तो शायद इस वीडियो में मैं अपनी सारी मन की बातें कर पाया हूं, और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ग्रुप से जुड़कर हमारे इस बहुत बड़े संकल्प को सफलता तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।